हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या फिर प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा या फिर विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए हमें समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या फिर अनुभव केंद्रित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित। शिक्षण का सत्तावादी स्तर जो होता है वह शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि प्रजातांत्रिक स्तर जो है वह छात्र केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है लेखन की स्पष्टता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो अगर यदि कोई छात्र कक्षा में देर से आता है तो हम उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो बालक कक्षा में देर से आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं या फिर यह वैयक्तिक असफलता है। तो जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक ही असफल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है वह सहभागिता होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की या फिर उपरोक्त सभी की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की। विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक के अंदर ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या फिर वयस्क अवस्था? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता या फिर मितव्ययिता? इसमें कह रहा है कि कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता ये तीनों जो है वह सृजनात्मकता से संबंधित हैं, जबकि मितव्ययिता जो है यह सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन या फिर स्पीयरमैन? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल जो है यह कैटल ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या फिर कल्पना करना? तो व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें सीखना कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या फिर अंतर्नोद का सिद्धांत? तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना। अगला प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? अवधि, नवीनता, रुचि या फिर आकार? तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। जब बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट होगा तभी वह आंतरिक रूप से प्रेरित होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर? तो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो होता है वह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निगमनात्मक तार्किकता किस अवस्था में आती है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो निगमनात्मक तार्किकता जो है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रूढ़िवादी चिंतन या फिर अमूर्त चिंतन? तो सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण जो है वह अपसारी चिंतन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या फिर आक्रामकता की आवश्यकता? तो इसमें से सामाजिक मूल्य जो है वह सहायता परक व्यवहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने CDP के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।